नमस्कार, मैं सुमित सिंह आपका विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड को अच्छे से, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हम लोग आज एक नए सिरे से शुरू करने वाले हैं, हमारी टीम की तरफ से प्रयास जो किया जा रहा है और उस प्रयास का जो एक अहम कड़ी है वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये कड़ी क्या है? तो ये कड़ी है आपका करंट अफेयर्स। आप अच्छे से समझते होंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। करंट अफेयर्स अभी के एग्जामिनेशन जितने भी हो रहे हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनेशन का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले, आपको सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला यही है करंट अफेयर्स। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, एक विश्वास बनाते हैं हमारे साथ, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी अगर 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप प्रयास करेंगे, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप प्रयास करेंगे और देखेंगे रिजल्ट कि आपने 20, 22, 23, 24, 25 में आपने 20 एबव आपने अटेम्प्ट कर लिया। तो ये अटेम्प्ट तब होगा जब आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते क्या हम लोग करने क्या वाले, हम लोगों का क्या प्लान है, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोग्राम है वो क्या है, कैसे हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप हमारे से कैसे जुड़ेंगे, इसका हम आपको एक अहम कड़ी बताते हैं। देखिए, अब आज डेट है 27, क्लियर है। मैं जो आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, वो टॉपिक कितने तारीख का है? वो टॉपिक है आपका 25/9/20। इधर भी देख रहे हैं 26/9/20। यानी मेरे कहने का मतलब हो गया कि 26 और 25, ये जो दोनों डेट देख रहे हैं, यानी कल वाला और परसों वाला, 25 और 26 सितंबर 2020 का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आप एक बार हम लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ विश्वास बनाइए। मैं आपको पूर्ण रूप से एश्योर करता हूं, पूर्ण रूप से मैं आपको एक तरीके से बोल सकते हैं क्या कि आपको दावा करता हूं कि आपकी रिजल्ट करंट अफेयर्स में और साथ साथ जो हमारी टीम जो भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है अदर सब्जेक्ट में भी, उसमें भी आप एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो हमारी टीम के साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक, तब तक जुड़े रहिए जब तक कि आप कोई एक अच्छा रिजल्ट ना पा लेते। और हमारे टीम से जुड़े रहने के लिए आपके पास एक तो YouTube तो है ही, ये तो बड़ा माध्यम है ही। इसके अलावा भी अगर आपको PDF चाहिए या हमारे और कोई नए नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, कुछ नए हमारे प्लान के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, हमारे टीम के बारे में कुछ और अच्छे तरीके से जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारा हमारे पास क्या है, वेबसाइट है, बहुत सारे हमारे पास क्या है, लिंक है। आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, आप YouTube तो है ही, आप इससे तो जुड़ ही रहे हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन सबों के माध्यम से आप जुड़ करके आप अच्छा एक रिजल्ट पा सकते हैं। और जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसका आपको जो PDF है वो भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो और मैं बता देता हूं कि मैं हर ऑल्टरनेट में, यानी कि आज मैंने क्लास अगर लिया या ले रहा हूं, इसके एक दिन के बाद, यानी कि कल है मंडे, यानी ट्यूसडे को मैं फिर इसी टाइम में 7:30 में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप अपने दिमाग में एक अलार्म लगा लीजिए कि जैसे ही 7:30 बजे, 7:30 जैसे ही हो, आपके दिमाग में विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस का करंट अफेयर्स चल जाना चाहिए। दिन भर आप थके रहेंगे, दिन भर आप कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे भी परीक्षार्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना अर्निंग करके एजुकेशन को जारी रखते हैं, तो उनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स को शाम में रखा, ताकि अगर आप दिन भर आपके पास टाइम नहीं भी मिल पाता है, तो शाम में अगर आप मेरे साथ हर एक दिन के बाद अगर जुड़ जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि करंट अफेयर्स आपके हाथ में होगा और आप उस करंट अफेयर से एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो याद रखिएगा, हर एक दिन के बाद। और सबसे पहला ये तो हो गया। दूसरा आपको क्या करना है कि YouTube पे जो हमारा
दिया गया है वेबसाइट या यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। आप जैसे ही सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा तो हम लोग जैसे ही ऑनलाइन आएंगे, जैसे ही हम लोग आप लोगों के सामने आएंगे, आपके मोबाइल में वो घंटी बज जाएगी कि विद्यासागर पे क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। करंट अफेयर्स का 2 दिन का टॉपिक मैंने लिया है, मैं बता ही दिया हूं। कितने तारीख का लिया मैंने? 25 तारीख का और 26 तारीख का। हर ऑल्टरनेट डे में मैं मिलूंगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नई कड़ी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए पहला जो टॉपिक हमने लिया है, पहला जो टॉपिक है, क्लियर है? पहला टॉपिक क्या है? आप देखिए मैंने क्या कितना अच्छा आपके लिए टॉपिक लाया हूं। पहला ही टॉपिक जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा एनर्जेटिक, आपको अंदर से बूस्टअप करने वाला टॉपिक लेकर के आया। यानी देखिए टॉपिक का थीम देखिए कितना अच्छा है। क्या लिखा हुआ है? फिट इंडिया मूवमेंट। क्या लिखा हुआ है? आप गौर करेंगे यहाँ पे, आप गौर करेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? फिट इंडिया मूवमेंट, मुहिम जिसको बोलते हैं हम लोग, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मुहिम, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो जुड़े हम लोगों के साथ, वो एक नए एनर्जी के साथ जुड़े, ठीक है। और ये जो मुहिम स्टार्ट हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये मुहिम स्टार्ट किया गया था। ये मुहिम जो स्टार्ट किया गया उसी का 24 तारीख को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने उसका विवरण भी दे दिया है, ठीक है। आंसर क्या होगा वो आप खुद हमें बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ पे, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल, उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया, ठीक है। उपयुक्त, यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां उपयुक्त होगा, ठीक है। तो क्या बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ मतलब कौन से साल, कितने साल के बाद वो जो है वो फिट इंडिया मूवमेंट एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए नंबर में पहली, बी नंबर में दूसरी, सी नंबर में तीसरी और 4 नंबर में चौथी, ठीक है। ए बी सी डी आप देख सकते हैं, ए में पहली, बी में दूसरी, सी में तीसरी और डी में चौथी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग इसका विवरण में देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका पहले ही लाइन में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा, पहली वर्षगांठ पर। कौन वर्षगांठ बोला? पहली वर्षगांठ पे। पहली वर्षगांठ पे मोदी जी ने, है ना, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, यानी इन्फ्लुएंसर टर्म थोड़ा समझिएगा। इन्फ्लुएंसर का मतलब हो गया जो काफी ज्यादा फिट हैं, जो देश के लिए एक आइकॉन बने हुए, जिसे लोग देश, मतलब ये समझिए कि जिसे देश वाले देखना चाहते हैं कि हाँ ये फिट है, इनके जैसा मैं भी बन सकता हूं। जैसे अभी देखे होंगे विराट कोहली, है ना। तो पहली वर्षगांठ पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर और लोगों से संवाद किया। किससे संवाद किया? एक तो फिटनेस जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ, और दूसरा किनके साथ? लोगों के साथ संवाद किया। अब संवाद के दौरान जो लोग उपस्थित थे, कब? संवाद के दौरान जो लोग उपस्थित थे उनमें देखिए कौन कौन सा नाम है। विराट कोहली नाम तो सुने ही होंगे, मिलिंद सोमन ये भी नाम सुने होंगे, फिर अशफो आसिक, फिर सुजुता देवेकर, ये सब जितने भी हैं हस्तियां, ये सब एक तरीके से फिट तो हैं ही, और ये लोगों को एक अच्छी सलाह, एक अच्छी डाइट लोगों को रिकमेंडेट करते हैं ताकि आप अपनी सेहत को अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने आज आपके लिए पहला टॉपिक लाया ताकि आप भी अपने सेहत का ख्याल रख सके, ठीक है, और इन इन्फ्लुएंसर के द्वारा जो विचार दिए गए उस विचार को अपने जीवन में उतार सके। ये फिटनेस प्रोटोकॉल फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया ना, ये जो प्रोटोकॉल था ये किसके लिए था? फिटनेस एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस समर्थक लोगों की मदद से तैयार किया गया। क्लियर है यहां तक? इसमें 3 आयु वर्ग के लोग रखे गए, ध्यान से रखिएगा, 3 आयु वर्ग का। पहला आयु वर्ग 5 से 18 वर्ष, यानी कि फिट सबके रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप 7 साल 8 साल 9 साल कि आपके जो घर में बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, आपकी बहन होंगे, ऐसा नहीं कि उनको फिट नहीं रखना है, उनको भी फिट रखना है। सरकार ने उनके लिए भी प्रोग्राम बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो हम लोग जिस एज से बिलोंग कर रहे हैं 18 to 65, जिसको वर्किंग एज भी हम लोग बोलते हैं, देश की एक्चुअल इकोनॉमी जो होती है इन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट होती है, तो हम लोग इन ग्रुप वाले को, खास करके इन ग्रुप वाले को फिट
रहने की ज्यादा से ज्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि ये रहेंगे तभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था जितने भी हम देख रहे हैं वो दुरुस्त हो पाएगी। तो सेकंड नंबर कितने एज तक के लिए होंगे? 18 to 65। तीसरा क्या है? तीसरा है 65 से अधिक, यानी हमारे जो दादाजी, हमारे जो पापा है ना, ये जो है जिनकी एज 65 अबव हो चुकी है, उन्हें भी कहीं ना कहीं फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया? उनको भी उस ग्रुप में रखा है ताकि वो भी क्या कर सके? फिट रह सके, और वो देश की जो एक फिटनेस वाली मुहिम चल रही है उसमें वो अपना योगदान दे सके। फिट इंडिया मूवमेंट की कल्पना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए कब स्टार्ट किया? यही क्वेश्चन था वहां पे। वर्षगांठ कब होगा? जब आप इसके पहले मना रहे होंगे, यानी इसके पहले आपने शुरू किया होगा। तो देखिए शुरुआत कब हुआ, डेट याद रखिएगा। कितने डेट को स्टार्ट हुआ? 29 अगस्त है ना, 2019 को ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट हुआ? 29 अगस्त, यहां देख सकते हैं आप 29 अगस्त 2019। कोई डाउट? देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि इसका उद्देश्य, आप तो उद्देश्य तो पहले भी देख चुके, लेकिन फिर देखिए क्या है इसका उद्देश्य, भारत को फिटनेस बनाने की योजना तैयार करने के लिए देश के नागरिकों को शामिल करना है। यानी देश के जितने भी वर्ग के नागरिक, चाहे वो आयु वर्ग में आ जाए बच्चे वाले, यानी कि 5 से 18 आ जाए, चाहे वो 18 से 65 आ जाए, चाहे वो 65 से एजेड यानी 65 से अबव वाले आ जाए, सबके लिए क्या करना है? तो सबके लिए हमें क्या करना है? इसका उद्देश्य भारत को फिटनेस बनाने की योजना, समझ रहे हैं ना, फिटनेशन, ये फिटनेशन होगा, फिटनेस यहाँ पे होगा, फिटनेस बनाने की योजना तैयार करने के लिए देश के नागरिकों को शामिल किया गया। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, क्या था पहली ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। अब बताइए एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट में, आप जो आपका जो चैनल है ना, उस चैनल के नीचे में जो कमेंट बॉक्स होता है, आप उस कमेंट बॉक्स में आप करिए। मैं प्रयास करूंगा कि उस कमेंट बॉक्स को पढूं और उसका आपका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का तरीका होगा वो मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपका सॉल्यूशन करूंगा। तो देख सकते हैं पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा, ये तो पहला हो गया, ये फैशन पहला हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों का होगा है ना, दूसरा टॉपिक, वो ध्यान से देखिएगा। दूसरा टॉपिक क्या करे? दूसरा टॉपिक 23 सितंबर, दूसरा टॉपिक यानी दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 23 सितंबर 2020, कितने तारीख को बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डेट देखिएगा अच्छे से। ठीक है, 23 सितंबर 2020 स्वदेश में निर्मित, स्वदेश मतलब अपना देश, भारत देश, प्यारा देश, परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यानी कि 23 सितंबर 2020 को कौन से परमाणु क्षमता वाले मिसाइल जो थे उसको क्या किया सरकार, ये जो टीम है हमारी, उनके द्वारा क्या किया गया? ये लॉन्च किया गया या परीक्षण किया गया, सॉरी परीक्षण किया गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन देखिए आपके पास? ऑप्शन है पृथ्वी 2, अग्नि, निर्भय और त्रिशूल। कितना ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन है, पृथ्वी 2, अग्नि, निर्भय और त्रिशूल। तो क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं आंसर, हम लोग खोजते हैं। भारत ने स्वदेश में निर्मित, भारत में स्वदेश में जो निर्मित परमाणु क्षमता वाले पृथ्वी 2 मिसाइल का क्या किया है? परीक्षण किया है। यानी कि जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा, वो कौन से मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो वो मिसाइल कौन सा था? पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण। और एक बात और पता हो, ये जो परीक्षण हुआ है ना, ये रात को हुआ है, 8:30 बजे के लगभग में ये परीक्षण किया गया। यानी अंधेरे में भी ये परीक्षण इसलिए किया गया ताकि अगर कभी जरूरत पड़े अंधेरे में हमें, तो हम अंधेरे में भी इसको क्या कर सकते हैं? ये छोड़ सकते हैं इसको। यह मिसाइल अपने साथ, अब देखिए इस मिसाइल का खासियत क्या क्या है ना। अब इसका खासियत देखिए, सबसे पहला खासियत, यह मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 केजी, कितना बोला? 500 से 1000 केजी तक के आयुध, मतलब एक आप समझ सकते हैं उसको इस तरीके से समझे कि जो बारूद होता है ना, जिसको जो ब्लास्ट करती है जाकर के, उसको वो ले जाने में सक्षम है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है ना, इसकी मारक क्षमता कितनी है? देखिए मारक क्षमता सतह से सतह ये मार करती है ना, सतह से सतह मार करती है। और इसकी दूरी जो है, कितना किलोमीटर मारक क्षमता बताया? 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी 2 मिसाइल को
सेना में 2003 में ही शामिल किया जा चुका है, यानी कि इससे पहले भी पृथ्वी 2 को परीक्षण किया जा चुका होगा। दिन में किया गया था, इस बार रात में परीक्षण किया गया और परीक्षण करके इस बार फिर से क्या किया गया, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने का काम किया गया। ये परीक्षण हुआ कहाँ है ना, ये परीक्षण कहाँ हुआ है, तो देखिए ये सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा बालाकोट के पास है ना, यहाँ पे ये परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल की लंबाई, आप इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इस मिसाइल की लंबाई देखिए कितना मीटर, मैंने आपको लंबाई तक बता दिया है। कितना मीटर इस मिसाइल की लंबाई है, इस मिसाइल की लंबाई है 9 मीटर। और इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो पता ही होगा आपको, DRDO। DRDO क्या है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ना, जिसके सतीश रेड्डी जो है वो चेयरमैन है। तो कौन सा किनका नाम बताए हम लोग, सतीश, आप देख सकते हैं सतीश रेड्डी, ये इसके चेयरमैन है। 1958 में ये टीम बना था DRDO, ठीक है। और ये क्या करती है, खास करके जो डिफेंस होती है उस डिफेंस में वो क्या करती है, अपना वर्क देती है। और इस सब डिफेंस का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है। तो ये दूसरा टॉपिक का आंसर क्या जाएगा, आप आंसर बता सकते हैं अच्छे से, तो बताइए दूसरा टॉपिक का आंसर क्या जाएगा। तो दूसरा टॉपिक का आंसर बताइए क्या जाएगा, दूसरा टॉपिक का आंसर क्या जाएगा, तो वो जाएगा पृथ्वी 2। क्या जाएगा आंसर हमारा, पृथ्वी 2। क्लियर है। चलिए मैं फिर से आपको उस वहां पे टिक लगा देता हूं, आप ध्यान से देखेंगे, आप देखिएगा ध्यान से कि आंसर मैं क्या बता रहा हूं। आंसर क्या होगा इसका, पृथ्वी 2। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे में। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर, कौन सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ने क्या किया है, 24 सितंबर 2020 को, कब का डेट दे रहा है, 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को, ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या बना है, कितने राज्यों को, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन, कितने राज्यों को, ध्यान से देखिएगा, कितने राज्यों को खुले बाजारों में, है ना, जो बाजार जो ओपन मार्केट होती है, उस ओपन मार्केट में 9,513 या 15 आप देख सकते हैं करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। कितना दे दिया मंजूरी, तो देखिए कितना दिया मंजूरी, तो 9,915 दिया है। क्लियर है ना। और इसमें जो राज्य है वो कितना शामिल है, तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है 8 यानी 8, दूसरा ऑप्शन आपके पास कितना है 10, तीसरा ऑप्शन आपके क्या पास क्या है 5, और चौथा ऑप्शन क्या आपके पास 7। तो चलिए अब आंसर तलाशने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम और आप मिलकर के आंसर तलाशते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने पहले ही लाइन में दे दिया, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को, कितने राज्यों को दिया है, 5 राज्यों को खुले बाजार से 9,915 करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। यानी कि राज्य 5 राज्य होंगे। अब वो कौन कौन से राज्य होंगे, उन्हें कितना कितना पैसा दिया जाएगा, मैंने सब डेटा दे दिया है ना। कितने राज्य हैं वो तो डेटा दिया ही, और उसके साथ साथ कितने रुपये दिए जाएंगे वो भी मैं दे दिया हूं, ठीक है। तो देखिए 5 राज्य में कौन कौन से राज्य, आप ध्यान से देखिएगा। पहला राज्य आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य आपका क्या हो गया, तेलंगाना, तीसरा राज्य आपका क्या हो गया, गोवा, चौथा राज्य आपका क्या हो गया, कर्नाटका, और 5वां राज्य आपका क्या हो गया, त्रिपुरा। तो आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। फिर मैं बोल रहा हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। ये जो अनुमति दिया गया है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये जो अनुमति दिया है ये कौन से योजना के या कौन से शर्त के तहत दिया जा रहा है ना। कोई शर्त होनी चाहिए ना कि भाई अगर मैं कर्ज दे रहा हूं तो कर्ज के पीछे कंडीशन क्या है। तो देखिए शर्त क्या है, यह अनुमति 1 नेशन, है ना, देखिए ध्यान से क्या दिया, यह अनुमति कब है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। फिर देखिए क्या बोला, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। क्लियर है। अब ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्या है, जो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, आप देखे ही होंगे कि पिछले 6 महीने 7 महीने से हम लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, घर में कैद हैं। हालांकि इस कैद का एक बहुत बड़ा आपके पास बोल सकते हैं कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिल गया कि आप घर बैठे आप आराम से कहीं मार्केट में जाने की, कहीं भी आप बोल सकते हैं कोचिंग या संस्था जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
घर तक हम पहुंच पा रहे हैं, आपके मोबाइल तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस कोरोना काल की एक देन भी आप इसे कह सकते हैं। तो जिस समय कोरोना का संकट चल रहा था, संकट तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो उस समय जिस समय आया था, हम लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। हमारे गरीब वर्ग के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा विचलित थे। याद ही होगा आप लोगों को कि हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल करके महाराष्ट्र से बिहार, है ना, फिर उसके बाद देखेंगे केरला से लोग बिहार, साइकिल से, पैदल, है ना, कई एग्जाम्पल उस समय देखते होंगे, जो देख करके रूह जो है वो काफी ज्यादा जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि कांप जाता था। अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि क्या ये हो रहा है ना, हमारे देश में कितनी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है कोरोना की वजह से। तो उसी के तहत क्या किया, जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो हैं, कौन, रामविलास पासवान, है ना, राम जो केंद्र में मंत्री हैं, है ना, रामविलास पासवान, है ना, इन्होंने क्या किया था कि जून 2020 में, कब का बात हो रहा है, जून 2020 में, कब का बात हुआ है, रामविलास पासवान ने क्या किया, जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, है ना, तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये सब यही करते हैं, है ना, तो इन्होंने ही ये योजना शुरू किया था, वन नेशन वन राशन कार्ड। कब शुरू हुआ, जून 2020। तो उसी के तहत क्या किया गया कि 5 जो स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, इन सबों को कुछ एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कर्ज लेने की मंजूरी दी है। अब देखते हैं कितना कितना है ना। देखिए क्या है, कर्नाटका को कितना मिला है, 4509 करोड़, यानी कि 4509 करोड़। दूसरा तेलंगाना, ये हो गया आपका फर्स्ट। चलिए दूसरा पे कौन है, तेलंगाना। तेलंगाना को कितना मिला, तो 2508 करोड़। क्लियर है। तीसरा आ जाइए, आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कितना मिला, 2525 करोड़। क्लियर है। गोवा को कितना मिला, चलिए देखिए तीसरा, सॉरी 4 होगा ना, फोर्थ। गोवा को कितना मिला, 223 करोड़। और लास्ट 5 पे कौन है आपका, त्रिपुरा। त्रिपुरा कितना मिला, 148 करोड़। अब बताइए इसका आंसर क्या जा रहा था, तो इसका आंसर जा रहा था कितने राज्यों को, तो 5 राज्यों को। तो बताओ सी को लॉक किया जाए ना, सी को लॉक, तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का, सी। यानी अब डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को 5 राज्यों को, कितने राज्यों को, 5 राज्यों को खुले बाजार से 9,915 करोड़ रुपए लेने की क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। कोई डाउट, कठिनाई अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपका परेशानी आएगा तो हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, परेशानी नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे में त्रुटि है। क्योंकि परेशानी आती है इसका मतलब है कि आप हमारे से जुड़े हुए, परेशानी आती है इसका मतलब है कि आपको समस्या आ रही है तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो परेशानी आना भी एक पॉजिटिव ही होता है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी आएगी ही, और जब परेशानी आएगी तो हमारे पूरे टीम का प्रयास होगा कि आपकी परेशानी को क्या किया जाए, दूर किया जाए। इसलिए परेशानी से घबराना नहीं है। चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा हम लोगों का, तो चलिए सस्पेंस बरकरार। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है अगला टॉपिक, देखिए अगला टॉपिक क्या है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला चौथा क्वेश्चन है ये, विश्व जोखिम सूचकांक 2020। ध्यान से देखिएगा, विश्व जोखिम सूचकांक। जोखिम समझते हैं ना, खतरा, है ना। जोखिम को आप क्या बोल सकते हैं, खतरा भी बोल सकते हैं आप इसको। ध्यान से देखिएगा, आप जोखिम को क्या बोल सकते हैं, आप जोखिम को क्या बोल सकते हैं, तो आप जोखिम को बोल सकते हैं खतरा। क्या बोलिएगा आप इसे, खतरा, है ना। देखिए क्या है, तो जो खतरा है उसके इसका सूचकांक जारी किया गया अभी हाल फिलहाल में, है ना। तो ये जो जारी हुआ है 2020 में, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, फिर सुनिए ध्यान से। विश्व जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, हमें रैंक बताना है ना। कितने कंट्री का, ये कितने कंट्रियों को मिला करके ये निकाला गया है, और उसमें हमारा देश भारत जो है वो कौन सा रैंक हासिल किया है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, पहला क्या दिया है कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020। अब एक फिर आपका ऑब्जेक्टिव, एक तो क्वेश्चन ये बना हुआ ऑब्जेक्टिव है, आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व जोखिम सूचकांक निकाला गया है
ये कितने देशों को मिला के निकाला गया। तो आपका क्वेश्चन एक यहां भी बना, तो इसका आंसर ले लीजिए। क्या है आंसर? 2020 में कितने कंट्रियों को मिला करके? 181। फिर बता रहा हूं कितने कंट्रियों को मिला के? 181 कंट्रियों को मिला करके ये निकाला गया। और अपना भारत जो इसमें रैंक लिया है वो कौन सा रैंक लिया है? 89। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अच्छे इस बात को नहीं समझ पाते 89 सही है कि गलत है। क्या भारत के दृष्टिकोण से ये सही है या गलत है? क्या है ये 89? अगर 181 देशों में 181 कंट्रियों का अगर ये निकाला गया है सूचकांक, तो उसमें भारत का रैंक कौन है? 89 है। अब इसको आप सही बोलेंगे या फिर खराब बोलेंगे, है ना? आप खुद डिसाइड कीजिए। खतरा जहां पर सबसे ज्यादा होगा, है ना, खतरा जहां पर सबसे ज्यादा होगा उसको मिलेगा रैंक 1। यानी कि अब ये खतरा कौन सा? क्या बम का खतरा? क्या आतंकवादी का खतरा? खतरा का मतलब हो गया नेचुरल डिजास्टर, जिसको बोलते हैं ना प्राकृतिक, कौन सा बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक आपदा। तो अगर कोई किसी भी देश में कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर प्राकृतिक आपदा आता है, तो आप अपने आप को अपने देश के अंदर आप कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं, आप कैसे उससे तुरंत रिकवर कर जाते हैं, आपकी क्या उस आपदा के प्रति अप्रोच है, आपका कितना इससे हानि होता है, आप कितना हानि को कम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये आंकड़ा जारी होता है। तो अब बताइए भारत का कौन सा रैंक है? भारत का है 181 रैंक। कितना है? 181 रैंक। सॉरी 181 में कितना रैंक है भारत का? तो भारत का है 89 रैंक है। क्लियर है? यहां तक कितना रैंक है? 89 स्थान पे। ठीक है, मैं आपको पहला भी बताऊंगा और लास्ट भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पूरा पहले बताता हूं, फिर मैं पहला और लास्ट बताता हूं। इसकी गणना संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा किया जाता है। एक संस्था है ना, जिसका क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा की जाती है। क्लियर? ये 28 सांकेतिक, मतलब 28 जो है ना, इसका ये मेजरमेंट का टॉपिक है। टोटल 28 मेजरमेंट पे ये क्या करता है? मापता है। तो 28 मेजरमेंट और शोध आंकड़ों पर आधारित है। कितने? यहां फिर देख सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि विश्व जोखिम सूचकांक जो है उसमें कितने संकेतों को लिया जाता है। तो कितने संकेतों को लिया जा रहा है? तो देख सकते हैं आप इसमें कितने संकेतों को लिया जा रहा है? तो 28। क्लियर है? अगला देखिए, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार, अब देखिए क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, भारत से रिलेटेड ये दे रहा है आपको। क्या बोल रहा है? सुनिए ध्यान से। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत को जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए क्या किया गया? जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए खराब तरह से तैयार किया गया था। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का जलवायु से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर आ रहा है, तो उसका जो मैनेजमेंट है भारत का, वो काफी खराब मैनेजमेंट है। क्लियर है? अब ये मैनेजमेंट खराब है, तो इसमें देखिए क्या है कि भारत को क्या बोला गया कि निपटने के लिए काफी खराब तरह से तैयार किया गया था, जिसके कारण यह अत्यधिक का उधर है, ध्यान से देखिए, अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिक, यहां पे थोड़ा लगा लीजिएगा, असुरक्षित। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहां मिस्टेक है, इसको असुरक्षित कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इसको असुरक्षित। कोई डाउट? क्या कीजिएगा आप? इसको असुरक्षित, यानी सुरक्षित नहीं है ये, ठीक है, असुरक्षित। तो फिर देखिए, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत को जलवायु परिवर्तन के वास्तविकता से यहां से आगे बढ़ने के लिए क्या बोला गया कि भारत को कौन सा रैंक दिया गया? तो रैंक कौन सा दिया गया? तो 89 एक। और दूसरा क्या बोला कि भारत जो है ना, इससे निपटने के लिए उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। चलिए अब देखिए, कुछ कंट्रियों का मैं रैंक दे रहा हूं, आप रैंक थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पहला जो रैंक है ना, वानुआतु, पहला जो है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, पहला जो रैंक है ना, पहला रैंक वो कौन सा है? ये फर्स्ट रैंक में दे रहा हूं, जिनका स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वानु है ना, क्या दिया गया है आपका? वानुअतु है। कौन सा है? वानुअतु। ये पहला रैंक है, यानी इसका जो, अगर इस कंट्री में कोई डिजास्टर आएगा ना, तो इसने किसी भी तरीके का उतना बेहतर व्यवस्था नहीं किया। दूसरा जगह अगर देखेंगे तो दूसरा कौन आ जाता है? तो टोंगा आ जाता है दूसरे पे। ठीक है, अब यहां से हम लोग सीधा चलते हैं कहां पे? सीधा चलते हैं हम लोग लास्ट पे, यानी लास्ट कौन सा रैंक होगा? तो लास्ट 181 रैंक पे कौन है? तो 180 रैंक पे कौन है? तो आप ध्यान से देखिएगा, वो है कतर। कौन सा है?
कतर। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कौन सा है यहाँ पे। 1 मिनट, वेट, यहाँ पे है ना, क्या है, बिल्कुल क्या है, कतर। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रही है, आप माइंड नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया, बार बार प्रॉब्लम आ रही है ना, अब आ गई, सही है। कौन सा है, कतर। तो ये पहला इसका है। अच्छा, भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उसमें कुछ देशों का स्थिति भारत से अच्छा है। एशिया में जो भारत का रैंक है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एशिया में जो भारत का रैंक है वो है 4th। एशिया में, हम लोग एशिया महादेश में है ना, तो एशिया महादेश में, कौन से महादेश में, एशिया महादेश में भारत का जो रैंक है वो कौन सा है, 4th रैंक है। यानी भारत से ऊपर कौन कौन सा देश हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा गौर कर लेंगे। ठीक है, भारत से ऊपर देखिए कौन कौन है। एक है अफगानिस्तान, एक है बांग्लादेश, और एक अफगानिस्तान बताया, एक बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, और दूसरा जो आप कंट्री देख सकते हैं उसमें आप पाकिस्तान देख सकते हैं, है ना। तो कौन कौन बताया मैंने, तो अफगानिस्तान, मैं लिख देता हूं, अफगानिस्तान एक, दूसरा जो आप इसमें देख सकते हैं वो है बांग्लादेश, आप इसको ऊपर रख लीजिए बांग्लादेश को, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया, फिर देखिए, फिर बार बार प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बांग्लादेश। और तीसरा यानी कि इस पे जो आप तीसरे रैंक पे रखना चाहेंगे वो आप किसको रखेंगे, वो रखेंगे अफगानिस्तान। बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब रैंक भी देखिए, थोड़ा बार बार इशू आ रही है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कौन सा हो गया, पाकिस्तान। क्लियर है, चलिए देखिए पाकिस्तान को कौन सा रैंक मिला है, इसको देखिए। अब बांग्लादेश को, बांग्लादेश का रैंक है 13, यानी सबसे खराब स्थिति एशिया महादेश में, सबसे खराब स्थिति वाला देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। दूसरा रैंक पे है अपना, ये अपना नहीं मतलब जो भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत का अपना, मेरा कहने का मतलब हो गया कि पड़ोसी देश जो है वो कौन है, अफगानिस्तान। इसका जो रैंक है, ये रैंक है, आपको कौन सा रैंक इसको दिया गया, इसको रैंक दिया गया 57, ठीक है। और जो तीसरा बच रहा है वो कौन सा है, तीसरा कौन बच रहा है, ये बच रहा है पाकिस्तान, इसका दिया गया है 87। यानी कि बस एशिया महादेश में ये 3 ऐसे कंट्री हैं जिसका स्थिति भारत से थोड़ा क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही खराब है। देख लीजिए बांग्लादेश का, वो बिल्कुल ही प्राकृतिक आपदा से लड़ने लायक नहीं है, वो 13वें रैंक पे। अगर किसी भी प्रकार का डिजास्टर आएगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी होगी। अफगानिस्तान ने रैंक कौन सा दिया गया है, 57, और कतर को कितना मिला है, सॉरी पाकिस्तान को कौन सा मिला है, 87। और कतर का रैंक क्या था, कतर का रैंक था 181, यानी सबसे अच्छी स्थिति में कौन था, तो वो कतर था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं होगी, चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, कि रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, क्या बोला ध्यान से देखिए, क्या बोला, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। प्लास्टिक पार्क, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है प्लास्टिक पार्क, पहले आप इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या दिया है कि रसायन और पेट्रो रसायन, रसायन और पेट्रो रसायन, है ना, पेट्रो रसायन होता है ना, पेट्रा केमिकल्स होता है, तो उससे रिलेटेड जो है कितने प्लास्टिक पार्क भारत में लगाए गए हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन है पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 10। कितना ऑप्शन हो गया हमारे पास, 4 ऑप्शन है। कितने बच्चे ऑप्शन हुए, 4 हुए। कौन कौन से हुए, तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 7, तीसरा हो गया 9 और चौथा हो गया 10। तो देखिए अब क्या हमारा आंसर होगा, है ना, चलिए ढूंढते हैं। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क को स्थापित किया है। मैं ये सब चीज जितने भी बता रहा हूँ ना, ये सब का मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए,
विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस करके अगर आप टेलीग्राम पे आप डालेंगे लिंक, तो उसमें हमारा चैनल आएगा, हमारी टीम का चैनल आएगा। आप उसमें आसानी से आप PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेट बाय डेट आपको उस पर PDF डालूंगा, आप उस पर आसानी से आप उसको या तो जेरॉक्स करा लीजिए या आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको जो सुविधा लगे आप वो कर लीजिए। चलिए, तो पेट्रो रसायन विभाग ने कितने प्लास्टिक पार्कों किया है, तो 6 प्लास्टिक पार्कों को क्या किया है, मंजूरी दिया है। ठीक है, अब इस योजना के तहत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस योजना के तहत सरकार परियोजना लागत का 50% अनुदान प्राप्त करती है। 50% अनुदान का मतलब समझ लीजिए कि 50% केंद्र सरकार देती है, 50% आपका जो राज्य सरकार है वो करेंगे। ठीक है, और जो प्रति परियोजना, और ये परियोजना है कितने करोड़ लागत की, तो ये प्रति परियोजना कितने करोड़ की लागत की है, तो 40 करोड़ सीमा के अधीन है। क्लियर है। अब ये प्लास्टिक पार्क है क्या, तो प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र है। प्लास्टिक पार्क है तो एक औद्योगिक क्षेत्र है, और ये औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है, तो प्लास्टिक उद्यमों और इसके संबंध उद्योगों को समर्पित करता है। यानी कि जो प्लास्टिक उद्यम होते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री होते हैं, है ना, जो क्या बोलते हैं पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ये क्या किया जा रहा है, पार्क लगाया जा रहा है। तो आपको क्या यहाँ याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि भारत में ये जो योजना बनी है, इस योजना में कितने राज्य को मंजूरी दी गई है, तो आपका आंसर कहां जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा डी, यानी कि कितने राज्य को दिया गया है, तो राज्य दिया गया है 10। आपका आंसर क्या जा रहा है, आपका आंसर जा रहा है 10 राज्यों को। ठीक है, मैंने यहां टिक लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये सब आंसर ही है ना, ये आंसर नहीं है हमारा, है ना, ये आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो रहा है, आंसर हमारा डी जा रहा है। क्लियर, चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे हैं जो बिल्कुल विवरण के साथ, काफी अच्छे डेफिनेशन के साथ, काफी अच्छी डिटेल्स के साथ आपके सामने रखा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है, और मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को, ये तो क्वेश्चन है ही, और बहुत अच्छे तरीके से भी करंट अफेयर जो वीकली होगा या मंथली होगा, मैं वो भी अवेलेबल कराऊंगा। बस आप लोग हमसे जुड़िए, एक आशा, एक उम्मीद के साथ जुड़िए। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आप हमसे निराश, हमारी टीम से निराश नहीं होंगे। आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे कदम रखे हैं, और आपको मैं इस पूर्ण विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप हम लोगों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं तो एक अच्छी रिजल्ट आएगी ही, और आपके माध्यम से और भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। तो आप ही सबसे बड़ा हमारे प्रचार का माध्यम है। आप जुड़िए, आप जुड़ करके फ्रेंड को जोड़िए, रिकमेंडेड कीजिए, और अच्छी रिजल्ट लेकर के आपके जो आसपास हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो घर के लोग हैं, उन्हें भी आप इससे जोड़िए। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोगों का। अगला क्या है हम लोगों का, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ध्यान से सुनिए क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है देखिए, इस वर्ष भारत और जापान, ध्यान से देखिए किसके बीच बात कर रहा है बच्चों, किसके बीच की बात कर रहा है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, 2 दिन का चूंकि मैटर है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इस 2 दिन का जो मैटर हम दे रहे हैं आपको, ये आपको पर्याप्त दे रहे हैं। इससे ज्यादा आपको कहीं भी दूसरे जगह कोई सर्च करने की, दूसरे जगह पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप एक दिन के बाद, एक दिन में आप इसको, अगले दिन मैं इसलिए एक दिन दे रहा हूं आपको क्या, ताकि आप अगले दिन इसको अच्छे से रिवीजन कर सके, आपको अच्छा टाइम मिल सके। नहीं तो क्या होगा कि मैं रोज रोज अगर डालते चला जाऊंगा तो आप पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, रिवीजन का टाइम नहीं। तो पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको रिवीजन करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक दिन जो आपको दे रहा हूं वो रिवीजन के पर्पस से दे रहा हूं। तो चलिए देखिए अगला क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस वर्ष भारत जापान के बीच में होने वाले द्विपक्षीय, है ना, द्विपक्षीय जैमेक्स, JIMEX, याद रखिएगा, मैं इसका फुल फॉर्म भी दे रहा हूं। ठीक है, जैमेक्स का कौन सा संस्करण होना है, अभी जारी है, कौन सा संस्करण चल रहा है, ध्यान से सुनिए। ए ऑप्शन है 6ठा, बी ऑप्शन है 3रा, सी ऑप्शन है 5वां, और डी ऑप्शन है आपके पास 4था। क्वेश्चन क्या था कि भारत और जापान के बीच, किसके बीच में बात कर रहा है, भारत और जापान के बीच में जो जैमेक्स जो चल रहा है ना, उसका वो कितना संस्करण ये अभी चल रहा है। तो 6ठा, 3रा, 5वां और 4था। देखिए क्या है, पहले इसका देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, जैमेक्स का मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये ना, कहां कहां का बोल रहा है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज।
क्लियर है? देखिए क्या कहता है, भारत और पहला लाइन क्या बोल रहा है, भारत और जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, यानी समुद्र में द्विपक्षीय अभ्यास, यानी दोनों देशों का क्या चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। तो इसका जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण चल रहा है, चौथा संस्करण चल रहा है। आंसर तो मिल ही गया हम लोगों का, ठीक है। फिर भी हम लोग और विवरण देखते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर मिला बस हो गया कहानी खत्म, थोड़ा सा अब विवरण ले लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि एग्जाम में आपका विवरण जब स्ट्राइक करेगा दिमाग में तो आप आंसर पे ऑटोमेटिक पहुंच जाइएगा, या क्या पता इस विवरण से ही क्वेश्चन उठा दे, इसलिए हम विवरण के साथ दे रहे हैं आपको आंसर। देखिए क्या कहता है कि भारत और जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 26 से लेकर के, कब से कब तक का बात कर रहा है, 26 से लेकर के 28 सितंबर के बीच आयोजित किया गया जा रहा है, बल्कि ये, ठीक है। अब यहां से फिर देखिए क्वेश्चन क्या बना कि ये जो सितंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है, अब एक क्वेश्चन क्या बना कि ये आयोजित हो कहां रहा है, क्वेश्चन बन गया ना एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन गया कि आयोजित कहां हो रहा है, तो आयोजित हो रहा है अरब सागर में। कहां पे आयोजित हो रहा है, अरब सागर में। कितना क्वेश्चन बन गया आपका, 2 क्वेश्चन बन गया। आपने आंसर भी ढूंढ लिया कि क्या कौन सा संस्करण चल रहा है, तो वो चल रहा है चौथा संस्करण, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा, दूसरा क्वेश्चन क्या देखा था कि कहां पे हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि समुद्र में हो रहा है। अब समुद्र में हो रहा है तो समुद्र में आप इधर देखे होंगे, अगर आप भारत का मैप देखेंगे इस तरीके का, अगर आप भारत का मैप, थोड़ा सा मैं इधर बराबर बना देता हूं, अगर इस तरीके का आप भारत का मैप देखे होंगे तो इधर देखे होंगे क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी, क्या इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, इधर है अरब सागर। कौन सागर है, अरब सागर। तो यही अरब सागर में ही ये जो है ना वो चल रहा है, क्लियर है। चलिए, यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। अब फिर यहाँ समझने वाली बात है, द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है यानी हर 2 वर्ष के बाद। तो बताइए पिछला बार कब हुआ होगा, तो फिर एक क्वेश्चन बढ़ गया कि 2020 से पहले कब इसका जो है वो अभ्यास किया गया होगा। तो बताइए 2020 से पहले कब किया हो गया, तो किया होगा 2018 में। 2 क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन बन गया कि पिछले बार कब हुआ, तो पिछले बार हुआ 2018 में। अब ये शुरू कब हुआ, फिर एक क्वेश्चन बन गया कि भारत और जापान के बीच में जो समुद्री सहयोग पर जो विशेष ध्यान देने के लिए जो अभ्यास किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई ना, ठीक है। तो देखिए इसकी अभ्यास कब शुरू हुई, इसकी अभ्यास हुई कब, 2012। तो बताइए आप चौथा पे तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे ना। देखिए पहला हुआ हर 2 साल के बाद बोल रहा है, तो पहला कितना हो गया, 2012, ठीक है। दूसरा कब हो जाएगा, खुद बताइए आप कब होगा, 2014। तीसरा कब होगा फिर बताइए आप, 2016, और ठीक है ध्यान से देखिए ये हो गया ना 3 4, ध्यान से देखिए 12 में हुआ, 12 से 14 यानी ये पहला संस्करण ये हो गया, फिर ये दूसरा, फिर 2018 ये तीसरा, और फिर अभी चौथा 2020। इसको संस्करण नहीं, यहां से हम लोग काउंट करके चलते हैं, 2014, 16, 18 और 20 तक चलते हैं, कोई डाउट। अब इस अभ्यास में होता क्या है ना, इस अभ्यास में होता क्या है, इस अभ्यास में हथियारों, एयर वॉर, जो भी एयर वॉर से रिलेटेड जो भी होता है, फिर पनडुब्बी रोधी, इन दोनों देशों के बीच, यानी जितने भी आप बोल सकते हैं कि समुद्र में जो मार करने वाली जितने भी तरह का हथियार होता है, या जितने भी तरीके की पनडुब्बी होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे देशों के साथ अगर युद्ध होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, तो अभ्यास में हथियारों, एयर वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी, है ना, इन सबों का नौसेनाओं के जो द्वारा है ना युद्ध कौशल को शामिल किया जाता है। यानी कुछ वो अपना टेक्नोलॉजी ला के देते हैं, कुछ अपना नॉलेज ला के देते हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी कुछ नॉलेज क्या करते हैं हम लोग उनको देते हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है भारत और जापान के बीच में। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आपका क्या जा रहा है, इसका आंसर जा रहा है चौथा संस्करण, क्लियर है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक आपको। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या दिया है, अभी जस्ट हम लोग फिर युद्ध पर रहे ना, तो युद्ध से ही रिलेटेड मैंने एक और आपको क्वेश्चन दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, राफेल, अभी बहुत सुन रहे होंगे राफेल की भारत ने फ्रांस से 36 राफेल का ऑर्डर किया है, जिसमें से 5 अभी आया है और अभी आना है। इस सब से चीन डर गया है, कई तरह का आप अफवाहें सुन रहे होंगे, अफवाह बोलिए सच बोलिए, अब जैसे आपको इस चीज़ को डाइजेस्ट करना है आप उसको डाइजेस्ट कर लीजिए, लेकिन इतना समझिए कि राफेल जो है वो एक बहुत खतरनाक एक क्या बोल सकते हैं आप कि उड़ने वाली जो क्या बोलते हैं फाइटर प्लेन है ना,
ये बहुत ही बेहतर है और काफी ज्यादा शानदार है। देखिए क्या है, तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे, है ना, उससे नहीं बना कि कितने राफेल आई, ये नहीं बन रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बना है सुनिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, ट्विस्ट क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राफेल उड़ाने वाले, क्या उड़ाने वाली, राफेल उड़ाने वाली, क्या उड़ाने वाली, राफेल उड़ाने वाली। देखिए क्या है, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी। देखिए अभी तक तो जेंट्स उड़ा रहे थे, अब यहाँ पे महिलाओं का भी एंट्री हो गया, और महिलाओं का एंट्री होना भी चाहिए, है ना। हम लोगों को कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, महिलाओं को भी देश में योगदान जो है वो बढ़ चढ़ करके देना पड़ेगा, है ना। जब तक उनका योगदान नहीं होगा ज्यादा तो देश विकास नहीं कर पाएगा, महिलाओं को आगे बुलाना पड़ेगा। तो अब देखिए महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ भी क्या किया है, उनको जगह दिया है। तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या जा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन जा रहा है सुनीता सिंह, दूसरा ऑप्शन क्या जा रहा है आपके पास, शिवांगी सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या जा रहा है, हरप्रीत कौर, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखिए क्या है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लिया, आप आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, आंसर में ही आपको 2-3 तरह का और मिलेगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। मैं थोड़ा इसको एक बार और ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। हाँ आप सुनिए ध्यान से, देखिए क्या है आंसर, क्या जा रहा है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। आंसर ही मिल गया आपको, पहले ही लाइन में मिल गया कि शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर, है ना, पहली फाइटर पायलट बनी, पहली महिला फाइटर पायलट बनी, पहली भारतीय महिला थी ये। ठीक है, जो उन्होंने भी ये उड़ाई है। शिवांगी सिंह को भारतीय वायुसेना में, है ना, देख रहे होंगे, वायुसेना में औपचारिक रूप से इन्हें कब शामिल किया गया था, वायुसेना में इन्हें वायुसेना में किया गया था 10 सितंबर 2020 को ही शामिल कर लिया गया था। लेकिन ये उड़ाने के लिए कब दिया गया, तो ये उड़ाने के लिए इनको 24 तारीख 25 तारीख को दिया गया। ठीक है, शिवांगी सिंह कहाँ की रहने वाली है, तो शिवांगी सिंह है वाराणसी यूपी, जान ही रहे होंगे, वाराणसी यूपी की रहने वाली है। 5 राफेल विमान, बताए थे ना कि 5 राफेल विमान आए, तो इस 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन का है अंबाला हरियाणा में, वहां पर आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 जो स्क्वाड्रन होते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन एरो भी कहते हैं, उनमें शामिल किया गया था। यानी 17 जो स्क्वाड्रन होते हैं, समझ रहे ना, स्क्वाड्रन होते हैं, उसकी को हम लोग गोल्डन एरो भी कहते हैं। ठीक है, उसमें इन्हें शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो डेट देखिए, कब शामिल किया गया था इन्हें, 10 सितंबर 2000 दिया ना, ऊपर बोला ना कि औपचारिक रूप से इन्हें 10 तारीख को किया गया था। 5 जो राफेल है, जहां पर कौन सा स्टेशन कौन सा है, अंबाला। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स है को शामिल होने के बाद, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स शामिल होने के बाद, उन्होंने मिग 21 बाइसन विमान, एक मिग 21, आप नाम बार बार सुने होंगे, मिग अभिमन्यु, है ना, जो पाकिस्तान में जाकर के, जो उस समय घटना घटी थी, याद ही होगा, पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने पाकिस्तान वालों को, है ना, वो जो उधर से आ रही थी F-16, आप नाम सुन रहे होंगे, उसको मार गिराए थे, और उनका प्लेन भी जाके वहाँ पे क्रैश कर गया, सॉरी जो ये आप बोल सकते हो उसको, फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश कर गया था, जिसके कुछ दिन के बाद फिर उन्हें लौटाया गया था। तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि जो मिग 21 था, बाइसन विमान उड़ाया था, जो वर्तमान में, और वहाँ पर वो अभी प्रशिक्षण ले रही है ना। राफेल को उड़ाना थोड़ा सा टफ है और अन्य की अपेक्षा, लेकिन आपको क्या है, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो ट्रेनिंग जो है वो वहाँ दिया जा रहा है। वायुसेना के अध्यक्ष, अब यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आपका बन गया कि वायुसेना के अध्यक्ष अभी कौन है, तो वायुसेना के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया, है ना, भदौरिया नहीं है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भदौरिया है। कौन है, ध्यान से देखिए, कौन है, भदौरिया है ना, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, और वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो वायुसेना का ध्यान से देखिएगा, आदर्श वाक्य क्या जा रहा है आपका, तो वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई यानी आसमान छूना, वो भी गौरव की बात है ना, हमें ऊंचा उड़ना है, हमें अपने देश के मान सम्मान को ऊंचा उठाना है ना। तो ये इसका अपना एक अलग ही थीम है, बहुत अच्छा थीम है। क्या थीम है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। क्लियर है, चलिए, तो इसमें हमारा आंसर क्या जा रहा है, तो हमारा आंसर जा रहा है शिवांगी सिंह। कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी, यूपी बनारस। कोई डाउट, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, कितना हो गया टोटल, 7 हो गया। मैं ऐसा लॉन्ग आंसर आपको 10 दूंगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ वन लाइनर भी चलूंगा लेकर के, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है,
नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड, जिसको बोलते हैं एनएमपीबी। क्या बोलते हैं इसको? एनएमपीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएमपीबी। एनएमपीबी किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है? क्या नाम है इसका? नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड। आप बोल सकते हैं नेशनल, क्या बोल सकते हैं आप इसको? नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड। देखिए आप इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलिएगा? एन, इसको क्या बोलिएगा? एम, इसको क्या बोलिएगा? पी, इसको क्या बोलिएगा? बी। तो वही तो हुआ नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड। किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है ना? ये एक बोर्ड है जो खास करके मेडिकल से रिलेटेड जो है वो काम करती है। तो ये मेडिकल से रिलेटेड काम करती है तो इसका कोई ना कोई एक संस्था होगा ना जिसको वे रेगुलेट कर रही होगी। तो वो देखिए संस्था कौन कौन। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? आयुष मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा आयुष मंत्रालय के बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और चौथा खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, है ना? याद होगा खाद्य उद्योग ये सब। तो अब इसका आंसर क्या जा रहा है? इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिए आंसर क्या जा रहा है। एनएमपीबी जो था, एनएमपीबी आयुष मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। आप देखिए दे दिया ना कि एनएमपीबी जो है ये कौन मंत्रालय के तहत किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय। कौन मंत्रालय के तहत किया जा रहा है? तो बच्चों बताइए कौन मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। एनएमपीबी बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य, है ना, आप कभी पूछते हैं आपका कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है ना, तो आप इसका लक्ष्य और उद्देश्य जरूर याद रखेंगे। क्या लक्ष्य दे रहा है? तो इसका उद्देश्य दे रहा है औषधीय पौधों के संरक्षण। संरक्षण समझते हैं ना? बचाव। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन करना, उसको बचाव करना। जो हमारे मेडिकेटेड प्लांट होते हैं, बहुत सारे मेडिकेटेड प्लांट हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस प्लांट को क्या करना? उस प्लांट को क्या करना? उसको कंजर्व करना। और ना सिर्फ कंजर्व करना बल्कि उस औषधीय पौधे की क्या करना? खेती करना। उस औषधीय पौधे का क्या करना? खेती करना। और उस खेती करके उसको बढ़ावा देना। ना सिर्फ खेती करना बल्कि खेती करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, ये आयुष मंत्रालय का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए देखिए, औषधीय पौधे के संरक्षण और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही, है ना, ये जो ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा उसमें क्या हुआ कि एनएमपीबी ने क्या किया है? हर्बल औद्योगिक निकायों, ध्यान से देखिए क्या बोला, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां भी आपको बनेगा कि किस औद्योगिक निकाय के साथ मिला है, तो किससे मिला है? हर्बल औद्योगिक निकाय और अन्य आयुष उद्योगों के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कठिनाई? चलिए अगर है कठिनाई, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें भेजिए, हम आपका प्रयास करेंगे कि कठिनाई को दूर कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको भी होगा, ठीक है, और हमारे चैनल को तो होगा ही। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तो आपने ऊपर देख ही लिया। इसके अलावा भी कुछ उद्देश्य है। ये जो समझौता हुआ ना, आपने पहले क्या देखा? पहले देखा कि आयुष मंत्रालय का क्या उद्देश्य है, आपने वो देखा। अब यहां पर दूसरा क्या बोल रहा है कि जो एनएमपीबी जो है वो हर्बल औद्योगिक निकायों के साथ अगर मिला है तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ तो मोटो होगा ना, उसका भी कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा ना। तो उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य है औषधीय पौधों और यहां सबसे बड़ा देखिए बायोडायवर्सिटी, यानी जिसको बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता, उसको बढ़ावा देना है। यानी तरह तरह के प्लांट्स के साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं? फॉरेस्ट। इन सबों को, जो मेडिकेटेड प्लांट्स होंगे उनको अगर बढ़ाया जाएगा तो ना सिर्फ प्लांट्स की संख्या बढ़ेगी, प्लांट्स का टोटल एरिया बढ़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ, है ना, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आपको पता ही होगा कि किसी भी एरिया को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उस एरिया का कम से कम 33% फॉरेस्ट का होना जरूरी है ना? तो हम क्या करें? 33% से कम ही करते चले जा रहे हैं। इसको बढ़ावा देना है तो आप मेडिकेटेड प्लांट को भी बढ़ावा दे सकते हैं और भी तरह के प्लांट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तो इसका आंसर हो गया आयुष मंत्रालय। क्लियर है यहां तक? फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं इसका आंसर, ठीक है। मैं वो तो आंसर देख ही लिए थे आप, लेकिन यहाँ पे फिर मैं टिक कर देता हूं। क्या हो गया इसका आंसर? आयुष मंत्रालय, ठीक है। और आयुष मंत्रालय का उद्देश्य आप फिर एक बार देख लीजिए, औषधीय पौधों के संरक्षण और औषधीय पौधों की जो खेती है उसको बढ़ावा देना। ये तो था आयुष मंत्रालय का। लेकिन
एक समझौता हुआ था ना, समझौता किसके बीच में हुआ? हर्बल औद्योगिक निकाय के साथ पीएनपीएमबीवी का एक समझौता हुआ, और उस समझौता का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य अलग था। उसका उद्देश्य था कि औषधीय पौधा को तो बढ़ाना है ही, है ना, और उसके साथ साथ क्या करना है? जैव विविधता को भी बढ़ाना है। तो दोनों उद्देश्य याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी उद्देश्य अगर आपसे पूछ दे, ऊपर वाला पूछ दे या नीचे वाला, कोई भी उद्देश्य आपसे पूछ दे, तो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से टिक मार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे हैं? 8 नंबर पे। चलिए अब 9th हम लोग देखते हैं। 9th क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया है। ये 9 क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक, पहले ये यहां पे मैं लिख देता हूं रिजर्व बैंक, है ना। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं बताता हूँ क्या लिखता हूँ। ध्यान से देखिए, आरबीआई है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी डायरेक्ट कभी कभी कोई एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ देता है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। क्लियर है? कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये सुनिए। तो मैं आंसर वहां से दे दिया एक अलग का। अभी मेन जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन क्या है पहले सुनिए कि आरबीआई, जिसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं बैंकों का बैंक भी बोलते हैं ना। बैंकों का बैंक मतलब क्या? जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उस सबों को जो रेगुलेट किया जाता है, उसको जो मॉनिटरिंग किया जाता है, वो मॉनिटरिंग किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो देखिए क्या कहते हैं, हाल में ही किन बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क, आजकल देख ही रहेंगे कई तरह के साइबर क्राइम चल रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया कि कुछ ये बैंकों के साथ समझौता किया है कि साइबर जो क्राइम हो रहा है या साइबर से रिलेटेड जितने भी तरह की घटनाएं घट रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है, एक क्या बोलते हो कि फ्रेमवर्क जारी किया है। तो आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन? ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये आंसर नहीं है। ऑप्शन क्या क्या देखिए, विशेष प्रायोजन बैंक, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, ठीक है, टिक लगाऊंगा तो उससे क्या लगता है आपको कि आंसर सर यही बता दिए। नहीं, आंसर वो नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा, चलिए देखते ढूंढते हैं हम लोग। विशेष प्रायोजन बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, इसके अलावा शहरी सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक। आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए अब आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप मेरे साथ आंसर ढूंढिए क्या है। आरबीआई मैंने बता दिया 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। आरबीआई साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और जवाब देने, ध्यान से देखिए 3-4 बात बोला ना, साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और जवाब देने के लिए आंसर मिल गया। यही है आंसर आपका। क्या आंसर है, ध्यान से बताइए क्या आंसर? शहरी सहकारी बैंकिंग। शहरी सहकारी बैंकिंग की आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या बोलेंगे उसको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क जारी किया गया है। मेन मकसद क्या है बच्चों? मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है पता लगाना, साइबर हमलों से बचाना, अगर हो गया तो उसका जवाब देना। इन सब चीजों के लिए क्या किया है सरकार ने? एक बैंक है, कौन बैंक? शहरी सहकारी बैंक, उसके साथ समझौता किया है। अब ये कितने उद्देश्य पे काम कर रही है ना, क्या क्या आखिर इसका विजन है। तो देखिए आरबीआई 5 सूत्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ एक चीज मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है? थोड़ा सा क्या होता है कि टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होते रहते हैं। तो देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए GA, देख रहे हैं ना, GU, ऐसे कर लीजिए इसको थोड़ा सा। किधर गया किधर गया? हाँ, इसको मिटा लीजिए। क्या लिखेंगे इसको? क्या करेंगे? GUAR और D। मैं थोड़ा सा और इसको ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं पॉइंट को। GUAR और क्या है? D। थोड़ा सा इसको सही आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, हाँ, गार्ड। तो ये 5 क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग करके उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए क्या क्या है। पहला है G, फर्स्ट G का मतलब हो गया गवर्नेंस ओवरसाइट, यानी शासन की निगरानी। शासन की क्या करना? निगरानी रखना पूरा। दूसरा क्या है? U, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रौद्योगिकी हमें इन्वेस्ट होगा, जिसमें इसको खोजने में, इसको पता लगाने में हमें वो इन्वेस्ट करना है। पहला क्या करना है? निगरानी तो रखना ही है।
दूसरा क्या करना है, निगरानी रखने के लिए भाई आपके पास टेक्नोलॉजी तो होना चाहिए ना, तो सरकार ने वो भी प्लान बनाया। तीसरा क्या बनाया कि एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन। सिर्फ प्लान बना लेना बड़ी बात नहीं है, आप उसको क्या करेंगे, उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश के साथ साथ आप क्या करना है, आपको उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण करते रहना है, आपको बार बार उसको देखते रहना, सुपरविजन करते रहना है। आगे क्या करना है कि रोबस्ट कोलैबोरेशन, मतलब मजबूत सहयोग होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी ला लिए, ठीक है, आपने क्या किया कि बहुत बड़ा प्लान भी बना लिया, आप सहयोग ही ना हो तो आपने बहुत ज्यादा क्या किया, एक मैंने वादे कर लिया, ठीक है, कि मैं ये करूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है, मैं भी हूं, सब है, सारा चीज उपलब्ध है। अब सपोज कीजिए, इस बात पे थोड़ा सा सपोज कीजिए कि अब हमारा आपका सहयोग ही ना हो, हमारे टीम का सहयोग ही ना हो, क्या लगता है रिजल्ट हो जाएगा? नहीं। तो सहयोग भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये यहाँ पे बोलता है कि एप्रोप्रिएट रेगुलेशन के साथ साथ रोबस्ट कोलैबोरेशन, मतलब मजबूत सहयोग। और लास्ट क्या बोला कि डेवलपिंग नेसेसरी आईटी, यानी कि और जरूरत होगा तो हमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और डेवलप करेंगे। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी टेस्ट, यानी कि साइबर सिक्योरिटी सेट, यानी कि आवश्यक निर्धारित आईटी और सिक्योरिटी जो विकास होगा उसको डेवलप करते रहेंगे। तो ये पर्पस है, इस पर्पस से हम क्या कर सकते हैं, जो साइबर क्राइम हो रही है बहुत बड़े मामले पे हो रही है, छोटे मोटे स्तर पे नहीं हो रही है, बहुत बड़े स्तरों पे हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया, इस तरीके के प्लान को बनाया है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है भाई। आगे दिया है कि शीर्ष बैंकों ने रूपरेखा तैयार करने के लिए 4 अलग अलग मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए, है ना भाई। कुछ सिद्धांत होना चाहिए ना आपको, कोई काम करने का क्या सिद्धांत होगा। ये तो आपके पास हो गया कि ये हमारा प्लान है, ऐसे करना। अब आपके पास उस पे वर्क करने के लिए आपके पास वे क्या होना चाहिए, तो देखिए क्या क्या है, क्षेत्र, आकार, डिजिटल डेप्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इन सबों के मामले में ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, क्या बोला, क्षेत्र, आकार, डिजिटल डेप्थ और फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में क्या बोल रहा है भारत के बारे में, क्या बोल रहा है भारत के बारे में कि भारत शहरी सहकारी से ज्यादा, सहकारी बैंकों में ज्यादा विविधता, ऑब्वियसली विविधता होगा भाई, अलग अलग क्षेत्र होंगे तो विविधता तो होगा ही। इसके अलावा क्या है कि डिजिटल भी सब जगह तो अभी डिजिटलाइजेशन उतना ज्यादा बेहतर हुआ नहीं है, है ना। तो ये सबों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो सरकार ने क्या किया, प्लान बनाया है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये प्लान सक्सेस हो और भारत से साइबर क्राइम को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सके। तो कितना क्वेश्चन हो गया टोटल, 9 क्वेश्चन हो गए। हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आ रहा है। तो लिखिए, हमारी टीम आपके लिए तत्पर है, आपकी परेशानी को दूर करने का भरसक प्रयास, या बोल सकते हैं आप कि पूरी प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, ढंग से सोचिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार, देख रहे हैं परमाणु हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है ना। याद होगा जापान में नागासाकी और हिरोशिमा, जिस पर परमाणु बम गिरा दिया गया था। जब परमाणु का खोज, मतलब जितने भी परमाणु जो भी देखते हैं, जो इसका जो गलत इस्तेमाल होने लगा है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखनीय बोलिए या चिंतनीय बोलिए, जो भी बोलिए, काफ़ी दुख होती है ये सब घटनाएं जब हम लोग देखते हैं। तो विकास तो कर रहे हैं लेकिन गलत वे में कर रहे हैं। अगर इस परमाणु को हम लोग अगर सही वे में इस्तेमाल करें, अगर इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, आप देखते ही होंगे जहाँ तहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र होते हैं, तो अगर उस वे में करें तो हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा और साथ साथ हमारे जो एक ग्लोबलाइजेशन में जो हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग इसका गलत वे में यूज कर रहे हैं। आज हर कंट्री जो है परमाणु हथियार को लेकर के अपने आप को सुपीरियर समझता है, और ये परमाणु हथियार बनाया भी ह्यूमन है और इसका विनाश भी किसके लिए होगा, तो ये ह्यूमन के लिए होगा। तो क्या है कि इसको रोकने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सरकार ने क्या किया है कि इसको खत्म करें। उन्मूलन का मतलब ये होता है खत्म करना, उन्मूलन का मतलब अविपूर्ण लगा दिया, पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने कितने तारीख को क्या किया है, इसको एक डेट घोषित किया है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास डेट क्या क्या है, तो आपके पास डेट है 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर। आप न्यूज के हिसाब से भी समझ सकते हैं ना, न्यूज हमारा चल रहा है 25-26 का, तो भाई 25-26 का ही होगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को, कितने तारीख को बोल दिया, 26 सितंबर, आंसर तो आ गया मेरा। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार,
कितना क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार को पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष इस दिन मनाया जाता है। इस दिवस यानी इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण यानी यूज नहीं करना है की दिशा में एक पहला रेजोल्यूशन अपनाया गया था, है ना। इस दिशा में पहली बार प्रयास जो हम लोग देखते हैं वो इसलिए किया गया ताकि हम लोग वैश्विक स्तर पे जो परमाणु का यूज करें वो निशस्त्रीकरण, मतलब ताकि उसका कम से कम हम लोग यूज कर सकें। वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग, भाई अब आयोग भी तो बनेगा तब ना, इसके लिए काम करने के लिए आपके पास कमेटी होगी तब ना, है ना। प्लान ऑन बनाने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, तो टीम भी बना दिया गया। टीम कब बनाया गया? तो भाई 2013 में टीम बना दिया गया था, है ना, परमाणु ऊर्जा आयोग। महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर, डेट देख रहे हैं, 26 सितंबर 2013 को आयोजित परमाणु निशस्त्रीकरण महासभा का उच्च स्तरीय बैठक बुलाया, हाई लेवल पे मीटिंग बुलाई, और उस हाई लेवल पे मीटिंग बुला करके दिसंबर 2013 में अपने संकल्प में ये इस दिन को क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। आप बताइए क्या है? दो क्वेश्चन बन गया ना। पहला क्वेश्चन क्या बना? पहला क्वेश्चन बना कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग जो हथियारों को पूर्ण रूप से खत्म करने का जो बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों का, उसका डेट क्या है? तो डेट क्या गया? कितना तारीख डेट गया भैया? तो गया 26 सितंबर। अब है इसकी पहली बार कब हुई, इस पर चर्चा कब हुई? तो पहली बार चर्चा हुई 26 सितंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, अब मैंने एक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। यूएन जो अभी है ना, यूनाइटेड नेशन जिसका बात करें, इसका सचिव कौन है? इसका सचिव है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, और मैंने यहाँ पुर्तगाल का कैपिटल भी दे दिया आपको, क्या? लिस्बन। कौन है? लिस्बन। कोई डाउट? लिस्बन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है, जितना भी क्वेश्चन, ये सब लॉन्ग पैटर्न पे क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ शॉर्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बना देता हूं। इतना अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का दे रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई जगह दूसरे प्लेटफॉर्म या कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर पढ़िए, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सबों को जो पढ़ने में टाइम जाता है, मैं प्रयास करूंगा कि आपका टाइम वो बचे। बस आप 1 घंटा इस लेक्चर को, आधा घंटा, पौने घंटा, जो भी टाइम लगेगा आप इसको देखिए, हर ऑल्टरनेट में देखिए, इसको एक दिन रिवीजन कीजिए, फिर दूसरे दिन हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए और आगे का प्लान तैयार कीजिए। चलिए तो देखते हैं ये 10 क्वेश्चन हमारे पास क्या था। तो आप इसको बोल सकते हैं ये 10 क्वेश्चन हमारा टॉप हेडलाइन या टॉप न्यूज हुआ। अब कुछ चलते चलते हम लोग, है ना, चूंकि अब लास्ट सेगमेंट पे हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ चलते चलते छोटे छोटे वन लाइनर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि इस 10 क्वेश्चन में आपको कभी भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में मेरी बात जो है वो स्ट्राइक करने लगे। बशर्ते क्या कि आप एक बार उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है ना। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत है भैया। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब वन लाइनर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वन लाइनर में क्या क्या क्वेश्चन है दिया। टॉपिक देखिए चलते चलते, है ना, हम लोग चलते हैं, चलते चलते भी कुछ क्वेश्चन करते चलते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी हल करते चलते हैं। दोनों तो जरूरी है ना, सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन दे दिए सारा चल दिए, नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे के जा रहा हूँ। और आंसर दे के जा रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, उस आंसर को बस एक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट जानना होता है। उसके लिए आपको कहीं कोई थीम जानना या उसके पूरे प्रोसेस को जानना, पहले कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उतना याद रखना संभव नहीं है। तो कुछ पॉइंट को आप क्या करेंगे, ऐसे ही चलते चलते नोट करते हुए चलेंगे। देखिए क्या पहला क्वेश्चन हो गया, भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ समझिए, अंत्योदय दिवस ये ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नाम सुने ही होंगे, है ना, उन्हीं के जन्मदिन के दिवस पे मनाया जाता है। किनके दिवस पे मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि यूपी के मथुरा के रहने वाले थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या है कि जो ये मनाया जा रहा है अंत्योदय दिवस, ये किनके लिए मनाया जा रहा है? तो पंडित, आप डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे ये मनाया जाता है। अब यहाँ अंत्योदय का मतलब क्या हुआ ना, क्या है अंत्योदय, यानी इसका पर्पस है। अंत्योदय का मतलब समझ लिया, अंत्योदय का मतलब हो गया कि देश के हर गरीब वर्ग के लोगों तक गेहूं, चावल, अनाज, डायरेक्ट आप अनाज बोल दीजिए ना, अनाज पहुंचाना। यानी देश का कोई भी गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति जो भी हो, वो भूखा ना सोए, ये पर्पस है अंत्योदय का, यानी कि हर वर्ग तक पहुंचाना। ये पहला हो गया। चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन ये हम लोग देख लिए, दूसरा क्वेश्चन भी चलते चलते देख लेते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कितने तारीख को? 25 सितंबर को मनाया जाता है। बस इससे ज्यादा नहीं याद रखिए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। फार्मासिस्ट तो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी फार्मासिस्ट के, वो रजिस्टर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो एक
क्या कर सके कि मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सके। बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, इंडिया में भी लगभग 1 लाख से ऊपर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है और इसमें काम कर रही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हो गया ना। विश्व आपका 2 क्वेश्चन 25 तारीख से आ गया, 25 तारीख से अंत्योदय दिवस भी हो गया, दूसरा फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट समझते हैं ना, दवाई वगैरह की बनाने वाली जो कंपनी होती है। आइए, केंद्र सरकार ने राज्यों में कोरोना महामारी, अभी चल ही रहा है महामारी, मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 50% रकम निकालने की मंजूरी दी है। सिंपल सा बात है कि जो कोरोना महामारी हो रही है, तो कोरोना महामारी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो केंद्र सरकार करेगा। केंद्र सरकार देख ही रहे हैं कि फ्रंट पे आकर के क्या करे, कई तरह का योजनाएं बना रही है, कई तरह का क्या कर रही है सरकार, राज्य सरकार को हेल्प कर रही है। पीछे जैसे आपने देखा ही था कि 9,915 करोड़ का जो है वो 5 राज्यों को क्या किया था, कर्ज दिया था। वैसे यहाँ पे भी केंद्र सरकार ने क्या किया है कि राज्यों को महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिकोष का कितना % यूज करने का दिया, 50% दे दिया है छूट। चलिए आगे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जानते ही होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं, पत्रकार में भी बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या किया कि स्वास्थ्य बीमा कवर का घोषणा किया है कि भाई आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, आप अपने राज्य के लिए निडर होकर काम कीजिए, ठीक है, आपकी जो सुरक्षा की गारंटी है वो मैं लेता हूं। सरकार ऐसा घोषणा किया है और उसमें कितने लाख की घोषणा किया, तो 5 लाख का घोषणा किया। बस ये सब आपको पॉइंट वाइज याद रखना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं इसको याद रखना है, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर, केंद्र सरकार ने 50% मंजूरी दिया है। चौथा क्वेश्चन, यूपी के मुख्यमंत्री कौन, आदित्यनाथ योगी ने क्या किया है, तो मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं उनको 5 लाख का बीमा कवर, ताकि वो बेफिक्र होकर काम कर सके। चलिए आगे, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कौन है मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग समझ रहे हैं ना कि असम में जो परिवहन है, राज्य में के अंदर जो परिवहन चलती है, उस परिवहन में एक बहुत अच्छा प्लान बनाया सरकार ने। क्या बनाया है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना। क्या बनाया है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना का शुरुआत किया है, ठीक है। 25 सितंबर को स्टार्ट हुआ ये, और इस योजना का जो पर्पस है, इस योजना का पर्पस है कि लगभग 10,000 गांवों को, समझ रहे हैं ना, सड़कों के माध्यम से अच्छे से जोड़ा जाएगा और वहां परिवहन के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना का शुरुआत हुआ है, ये कौन से शहर में, कौन से स्टेट में हुआ है, तो कौन सा स्टेट आपको याद रखना है, तो असम याद रखना, बस इतना ही याद रखना है, क्लियर है। 2 मैंने स्टेट से अभी तक क्वेश्चन दिया, पहला एक क्वेश्चन दिया यूपी का मुख्यमंत्री से क्या था, तो 5 लाख का बीमा कवर, क्लियर है ना, किसके लिए, पत्रकार के लिए। दूसरा क्या है कि असम के जो मुख्यमंत्री कौन, सर्बानंद सोनोवाल, है ना, उन्होंने क्या किया है, तो भाई उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना का शुरुआत किया, क्लियर। फिर एक स्टेट से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए, मोक्ष कलश योजना, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है, मोक्ष कलश योजना 2020, प्रशासनिक मंजूरी राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने दे दी है। ये क्या है, अभी महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, तो पता ही हो, यातायात भी पूरी तरह से ठप है। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में उनके पूर्वज यानी उनके फादर या उनके बोल सकते हैं कि पेरेंट्स बोलिए, या फिर कोई भी घर में अगर डेथ कर जाते हैं, तो हिंदू धर्मों में क्या होता है कि एक मोक्ष टर्म आता है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब आप उनकी अस्थियों को गंगा में बहाते हैं तो कहा जाता है ऐसा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई अब हरिद्वार आना है, तो अब लॉकडाउन की स्थिति में क्या है, आपको पता ही होगा लॉकडाउन की स्थिति में क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठप है, तो हरिद्वार कैसे आएंगे, तो सरकार ने क्या किया है, एक प्लान बनाया है, और उस प्लान का क्या नाम रखा है, मोक्ष कलश योजना। इसमें क्या कर रही है सरकार, तो राजस्थान से, ध्यान से सुनिएगा, कहां से कहां तक बोल रहा है, राजस्थान से हरिद्वार तक, कहां तक, हरिद्वार तक। ये हरिद्वार में पता है क्या ना, यहाँ पे गंगा का संगम होता है ना, तो यहां से यहां तक मुफ्त रूप से एकदम बिल्कुल फ्री क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन चलवा रही है, बस चलवा रही है। और उस बस में, एक बस पे 46, कितने, 46 जो है, 46 एक बस पे, उतने वो आदमी बैठ के वहां से मुफ्त आ सकते हैं और अपने वो जो भी उनके घर में डेथ किए हैं उनको वो मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको बोलते हैं ना, कई लोग पर्सनल कंप्यूटर से भी जुड़े होंगे, कई लोग मोबाइल से भी जुड़े होंगे, तो जो एक पर्सनल कंप्यूटर की कंपनी है एसर, क्या नाम है कंपनी का, एसर, उसमें जो एसर है उस एसर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं ना, यानी कि उसको एक तरीके से प्रचार प्रसार करने में,
समझ रहे हैं ना, उस पूरी कंपनी का एक तरीके से जिम्मेवारी समझ लीजिए कैसे ऐड होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, उनको बनाया गया ताकि उनकी, देखो किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ना, तो वो इसलिए बनाया जाता है ताकि उनका छवि देश में अच्छा हो, उनको लोग अच्छे तरीके से जानता हो, ताकि लोग उनके छवि के माध्यम से वो समझ सके हाँ कंपनी भी कहीं ना कहीं अच्छी है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कंपनी प्रचार प्रसार कराने के लिए दाऊद इब्राहिम से करवा दे, तो क्या लगता है कोई खरीदेगा कि भाई इसका जब प्रचार ही ये कर रहे हैं तो कैसे खरीदेगा कोई? ओसामा बिन लादेन जो डेथ कर गए उस समय ऐसा कंपनी उनसे प्रचार कर देता तो क्या खरीदता कोई? नहीं। तो ऐसे आदमी से कराता है जिन्होंने कुछ सोसाइटी में अच्छा योगदान दिया। और अभी तो सोनू सूद के बारे में सुने ही होंगे आप लोग कि कितना अच्छा काम किए थे इन्होंने, किसमें? कोरोना काल में। तो वही बताया जाता है कि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या किया है कि क्षेत्रीय राजदूत के रूप में खुशी चिंदालिया, देखिए गुजरात की रहने वाली है, खुशी चिंदालिया को क्या किया उसने अपना वो क्या बनाया, एम्बेसडर बनाया है। कौन? बहुत कम उम्र की है ये, 17 साल की मात्र है खुशी चिंदालिया। और इन्हें क्या किया गया, यूएनईपी इन्होंने क्या किया, पर्यावरण में काफी अच्छा वर्क किया, पर्यावरण से संरक्षण से रिलेटेड इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया, इसलिए इनको क्या बना दिया गया, इनका हेड बना दिया गया। चलिए अगला कुछ चलते चलते क्वेश्चन देखते चलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री, सोमालिया है ना एक देश है ना, इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने? मोहम्मद हुसैन रवल। बस इतना ही याद रखिए, बस क्या याद रखना है आपको कि सोमालिया के जो नए प्रधानमंत्री बने कौन बने? मोहम्मद रवल हुसैन। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या दिया है, एक ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्या नेक्स्ट टॉपिक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर 26 सितंबर को, प्रति 26 सितंबर को जो है ना वो आने वाले 26 सितंबर होता है उसमें मनाया जाता है। 2011 में इसको मनाने की घोषणा की गई। कब से घोषणा की गई? 2011 में। चलिए इसका विषय क्या है, देखिए विषय भी देख लीजिए, एनवायरमेंटल हेल्थ है ना, क्या दिया, अ पब्लिक हेल्थ है ना, इंटरनेशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, ये इसका थीम है। इसी थीम के बेस पे क्या किया जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत डेनमार्क में ये बौद्धिक है, क्या है, बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। भारत और डेनमार्क, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देगा कि भारत और डेनमार्क के बीच में जो एक समझौता हुआ है ना, उस समझौता पे जो हस्ताक्षर किया गया है उसका मेन पर्पस क्या था? तो उसका पर्पस था, विषय क्या था, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना। क्या मेन उद्देश्य था? तो देखिए मेन उद्देश्य क्या था इसका, तो मेन उद्देश्य था उद्योग और आंतरिक विकास, आंतरिक प्रभाव को क्या करना, यानी आंतरिक जो हो रहा है इसको क्या करना, एक तरीके से विकास करना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे अगले मंथ अक्टूबर में। 75वें संयुक्त महासभा, ये 75वां चलेगा। ठीक है, जिसमें मेन पर्पस क्या है, थीम क्या है, तो भविष्य में जो हम चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें जरूरत है, भाई संयुक्त राष्ट्र को तो सबकी जरूरत है, बहुपक्षवाद यानी कि बायलैटरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश करके, अभी जो स्थिति चल रही है ना भारत की या फिर दुनिया की, उसमें आपको कहीं ना कहीं सबके साथ मिलके चलना पड़ेगा। आप किसी एक कंट्री को ब्लेम ठहरा करके आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, सबके साथ आपको मिलके चलना पड़ेगा। बहुपक्षवाद के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कोविड-19 का सामना करने में प्रभावी होगा। यानी सिंपल सा बायलैटरल, भाई 2-4 देश नहीं बल्कि जितने भी कंट्री है सब एक दूसरे को सहयोग करके तब आगे बढ़े, ये मेन थीम है। इसको नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, आगे इसको संबोधित करने वाले हैं। चलिए यूपी में एक और प्लान बना है, यूपी में सरकार ने एक और क्या किया, एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया। क्या भाई शुरू किया है, ध्यान से देखिए क्या शुरू किया है, तो शुरू किया है, देखिए ध्यान से क्या शुरू किया है, तो शुरू किया यू पोर्टल राइज। ये इसका मेन पर्पस तो डिजिटल शिक्षा पर जोर देना। कौन शिक्षा पे, अभी आप जैसे डिजिटली पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही सरकार ने क्या किया है कि राज्य स्तर पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया जिसका क्या नाम रखा है, यू राइज। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, केरल में क्या हुआ है, ये देखिए एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है कि केरल ने एजेंसी टास्क फोर्स और नियंत्रण के लिए एक टर्म है, कौन सा, UNI। ध्यान से देखिएगा कौन सा टर्म है, चलिए हम लोग लगभग अब लास्ट पे हैं। ठीक है, यूनी है ना, देख रहे हैं ना, यूनिएटीएफ एक पुरस्कार होता है जो दिया गया। ये क्यों भाई दिया गया, केरल को क्यों दिया गया, क्यों वहां के टास्क फोर्स एजेंसी को दिया गया, तो एजेंसी दिया गया है कि जो गैर संक्रामक रोग होते हैं, जो संक्रमण जिसमें नहीं फैलता, वैसे जो रोग होते हैं उस रोगों की रोकथाम के लिए और उसके नियंत्रण के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है। कौन,
केरला। ऐसे भी पता है कि इंडिया में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किसका है? केरला का है। बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो इसलिए उन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ने, बस एक सिंपल सा लाइन है, टॉपिक है, इस पे ज्यादा कुछ हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा समझ लीजिए। क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, सिंपल सा है ना, जो शिवराज चौहान है उन्होंने एक योजना लाई है किसान कल्याण योजना। तो बताओ इसमें किसके लिए बात होगा? किसान के लिए बात होगा। चलिए आगे नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो भारत में लेखक को दिया जाता है। तो एक मलयालम कवि हैं जिनका क्या नाम है? अकित्तम अच्युतन नबूत्री। नाम सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल नाम है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कहाँ के हैं? तो मलयालम। अब इसमें देखिए क्या है, अकित्तम अच्युतम नबूत्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वां यानी 55वां ये चल रहा है 55 संस्करण से सम्मानित किया गया। 1961 में स्थापित हुआ था ये, है ना। और भारतीय भाषा में अब ये दिया किसको जाता है? तो भाई तो भारतीय भाषा में जो लिखने वाले भारतीय लेखक होते हैं उनको दिया जाता है ना। ये यहाँ तक का पॉइंट हो गया आपको, ठीक है, ये यहाँ तक का पॉइंट हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको यहाँ तक का पॉइंट हो गया। अब इसमें पहला जो विजेता है वो कौन है? जी शंकर कुरुप। कब दिया उनको? 1965 में। तो इस बार किनको दिया गया? हमको मेनली इस बार पे फोकस करना है। तो मेनली इस बार किस पर फोकस किया, किनको दिया गया? तो अकित्तम अच्युतन नबूत्री, कहाँ के? मलयालम के। और उसके बाद कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो कितना संस्करण था? तो 55वां संस्करण था। चलिए अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। बस हम लोग लगभग अब लास्ट पे ही हैं, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट, ज्ञानपीठ हो चुका है। अब आइए सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है ना। ये भी एक शांति पुरस्कार ही है जो खास करके ओलंपिक से रिलेटेड इस बार दिया गया। कि दक्षिण कोरिया को विंटर गेम जो हुआ था पिछले साल उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था। कौन? थॉमस बॉक ने, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो सियोल शांति पुरस्कार 2020 किनको दिया गया? थॉमस बॉक को। किसको दिया गया है? थॉमस बॉक को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनएमसी है ना, देख रहे हैं ना, एनएमसी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा पहले अध्यक्ष है ना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो पहले इसका नाम था ना, वो पहले क्या नाम था इसका? एमसीआई नाम था। उस एमसीआई के नाम पे इसका अब नाम क्या पड़ गया है? एनएमसी। क्या पड़ गया है? एनएमसी। समझ रहे ना, नेशनल मेडिकल, आप समझ सकते हैं, काउंसिल समझिए, आयोग समझिए, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट में सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति केंद्र CSEP एक संस्था है जिसके नए चेयरमैन जो हैं वो विक्रम सिंह मेहता बने हैं। बस इसको आप पॉइंट वाइज याद रखिए, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा पूछ देगा आपको कि CS क्यों, आप यहाँ पे पूछने की संभावना बन रही है क्योंकि CSEP के नए प्रेसिडेंट और CSEP के नए चेयरमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ये बनाया गया। तो CSEP के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विक्रम सिंह मेहता। और आपके CSEP के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो राकेश मोहन। फिर देख लीजिए CSEP के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो विक्रम सिंह मेहता। और CSEP के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो प्रेसिडेंट बने हैं राकेश मोहन। सीएट बताइए होगा, टायर है। इस सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आमिर खान, जो कि एक्टर है, अभिनेता है। और कुछ अब निधन भी हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग निधन देखते हैं, क्या है? तो 2 निधन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर शेखर बसु का निधन हो गया जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक थे। इनकी निधन 24 सितंबर 2020 को हो गया, ठीक है। इसके अलावे आप इसके अलावे देख सकते हैं कि एक और हमारे हैं कौन? SP बाला सुब्रमण्यम है ना, SP बाला सुब्रमण्यम है ना। कौन है? SP बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लगभग ये कहा जाता है कि 21 लैंग्वेज में, कितने लैंग्वेज में? 21 लैंग्वेज में इन्होंने गाना गाया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इनके लिए कहा जाता है क्या कि ये एक योगदान था इनके लिए। और इनका निधन हो गया कब? 24 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। चलिए तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बाकी बात आप देख सकते हैं हमारे चैनल से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का बहुत सारा माध्यम है। आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को, इस संस्था को, इस ऑनलाइन माध्यम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। आपके लिए फ्री ये सर्विस अवेलेबल किया जा रहा है, ना सिर्फ करंट अफेयर्स का बल्कि हमारी टीम जो है वो और भी क्षेत्रों में काम कर रही है। साइंस में काम कर रही है, मैथ में काम कर रही है। तो तरह तरह के सर्विस अवेलेबल आपके लिए कराया जा रहा है। तो आपसे हमें यह उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये शेयर करेंगे। बाकी बात हम लोग फिर कल के बाद परसों यही एपिसोड जो हम लोग छोड़े हैं जहाँ से, उसमें हम लोग आज वाला यानी कि आज डेट हो गया 27 और 28 को लेकर के हम लोग नेक्स्ट टर्म में चलेंगे। बाकी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा
है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ क्या कीजिए, आप आइकॉन जो बेल बटन का है उसको दबा लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए ये सारे माध्यम है, आप फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं ही, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे इसलिए जुड़ जाइए ताकि आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, तो जो मैंने आज पढ़ाया है उसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए, टेक केयर, जय हिंद।